गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ पढ़ा था, शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ी थीं और शिक्षा के अलग अलग संप्रत्यय पढ़े थे। आज हम लोग शिक्षा की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वह है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षा का संचालन समाज ही करता है। समाज अपनी आवश्यकताओं, दर्शन, धर्म, इन सारी चीज़ों को, परिस्थितियों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षा का संचालन करता है। तो मतलब शिक्षा का जब संचालन करता समाज है, समाज के व्यक्तियों के लिए है। और अगर देखा जाए तो सामाजिक क्रिया इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि समाज में भी अंतःक्रियाएँ होती हैं और विद्यालय में भी अंतःक्रियाएँ होती हैं। बालक समाज में सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर सीखता है। विद्यालय में भी बच्चा पाठ्यक्रम के विषयों के साथ साथ बहुत सारी अन्य पाठ्यगामी क्रियाओं में भाग लेकर बहुत कुछ सीखता है। तो जो क्रियाएं समाज में होती हैं, यानी समाज में भी अगर हम देखें तो हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं ही करते हैं, वैसे ही बच्चा भी विद्यालय में सामाजिक क्रियाओं में ही भाग लेता है और वहाँ पे भी अंतःक्रियाएं ही हो रही होती हैं। तो इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी और ये कहा भी जाता है स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी विद्यालय समाज का लघु रूप है। यानी जैसा समाज में जो क्रियाएं होती हैं वही क्रियाएं विद्यालय में भी होती हैं, उसी के अनुरूप क्रियाएं विद्यालय में भी होती हैं। जैसी समाज की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय वैसा पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, वैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, वैसा विद्यालय में अनुशासन होता है, वैसा शिक्षक छात्र संबंध होते हैं। तो अगर आप देखो तो सीधा सीधा समाज का सीधा प्रभाव होता है शिक्षा पे, और समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का प्रावधान करता है। और विद्यालय में भी वही सारी क्रियाएं होती हैं जो समाज में होती है। यानी विद्यालय में भी जैसे समाज में अंतःक्रियाएं होती हैं व्यक्तियों के बीच में, वैसे ही विद्यालय में भी अंतःक्रियाएं होती हैं छात्रों के बीच में, शिक्षक छात्र के मध्य, छात्र तथा अन्य जो कर्मचारी हैं उनके मध्य। तो इस तरह से अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही बालक सब कुछ सीखता है। इसके बाद दूसरी जो शिक्षा की विशेषता है वह है शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है शिक्षा की कि शिक्षा एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि कुछ समय पहले तक ये धारणा होती थी कि बालक मतलब जो कुछ भी सीखता है या जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, यानी जो विद्यालयी शिक्षा होती है उसके माध्यम से सीखता है। लेकिन अब शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं, और प्राचीन समय से भी ये रहा है, जैसे कि आप सब लोगों ने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी। तो ये अभिमन्यु की कहानी इस बात को और सिद्ध करती है। जैसा कि हम कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये तो माना ही जाएगा कि जीवन का आरंभ गर्भकाल से ही हो जाता है। और ये भी आप देखते हो कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको ये कहा जाता है कि उसको अच्छा पर्यावरण दें, अच्छा भोजन दें, तनावपूर्ण परिस्थितियों से उसे बचाया जाए। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि उसका सीधा प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। या ये कहा जाता है कि महिला को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और इसका प्रभाव आप देखते हो, इसका उदाहरण अभिमन्यु की कहानी है। आपको सबको पता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो कला है वो माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मतलब ये उदाहरण मिलता है कि ये जो शिक्षा है ये केवल जो विद्यालयी शिक्षा है, केवल वो शिक्षा नहीं है कि जो हम 20-25 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वही शिक्षा है, बल्कि ये जन्म की शुरुआत के साथ साथ मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी हम अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर सीखते रहते हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए
तो शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ में जितना हमारा मानसिक विकास होता है उसका लगभग 50% हमारे शुरुआती 4-5 वर्ष में हो जाता है, और वो 4-5 वर्ष तक बच्चा विद्यालयी शिक्षा शुरू भी नहीं करता है। तो मतलब आप ये सोचिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम जो पार्ट है वो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और वो अनौपचारिक शिक्षा कहाँ में प्राप्त होती है? अपने घर, परिवार, समाज, पास पड़ोस आदि लोगों में होने वाली अंतःक्रियाएं जो होती है उनमें बच्चा भाग लेकर निरंतर इन चीज़ों को सीखता है, और ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। तो केवल शिक्षा का आशय केवल औपचारिक या विद्यालयी शिक्षा से नहीं लगाया जाता, बल्कि क्योंकि विद्यालयी जो शिक्षा है वो एक इस समय के बाद शुरू होती है और एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन ये जो शिक्षा का जो संप्रत्यय है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा या व्यक्ति आजीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर तीसरी प्रमुख इसकी विशेषता है वह है शिक्षा एक स्वोद्देशीय प्रक्रिया है, स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। ये जो विशेषता है ये भी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि शिक्षा एक स्वोद्देशीय प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए पर्पजफुल प्रोसेस। मतलब शिक्षा किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है। अब देखा जाए तो सही बात है कि जब मतलब शिक्षा का हम निर्धारण करते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जैसे बालक के शारीरिक विकास का उद्देश्य, बालक के मानसिक विकास का उद्देश्य, बालक के सामाजिक गुणों का विकास का उद्देश्य, बालक के नैतिक विकास का उद्देश्य, बालक के संवेगात्मक विकास का उद्देश्य, बालक के धार्मिक विकास का उद्देश्य, बालक के आर्थिक विकास का उद्देश्य, बालक में अच्छे नागरिक गुणों का विकास का उद्देश्य, बालक में सामाजिक पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य। तो कुल मिला के ये सारी अगर देखा जाए तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं कि चाहे जितना समय काल परिस्थिति बदले ये उद्देश्य तो रहेंगे। ये भी आप जानते हो कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो जब हम निरुद्देश्य कोई कार्य करते हैं तो आमतौर पे उसमें सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब उद्देश्य नहीं होगा तो हम पूरी तरह से उस बात पर फोकस नहीं करेंगे, उसके लिए सही ढंग से नीतियाँ नहीं बनाएंगे और उन नीतियों को अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कोई उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो जब हमारे सामने उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अच्छी नीतियों का निर्माण करते हैं। उन नीतियों के आधार पर फिर हम आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं। फिर पाठ्यक्रम और विषयों का चुनाव होने के बाद हम कई तरह की शिक्षण विधियों का चुनाव करते हैं, पाठ सहगामी क्रियाओं का चुनाव करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस तरह से जब हम पूरी प्लानिंग करके हम शिक्षा का आयोजन करते हैं तो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा एक स्वोद्देशीय प्रक्रिया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम बाकी के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।